सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें क्या हैं बताएंगे आपको, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुजरात के अमरेली में पीएम मोदी ने 4,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। भारत माता सरोवर का भी किया उद्घाटन। कहा, विरासत और विकास को साथ लेकर चलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भारत स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों ने दिया वैश्विक शांति पर जोर। स्पेन के पीएम ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, C-295 के जरिए भारत स्पेन संबंधों के साथ मेक इन इंडिया मिशन को मिलेगी मजबूती। महाराष्ट्र के चुनावी समर में बीजेपी ने जारी की 25 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार समेत कई दिग्गजों ने किया नामांकन। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। अमरेली में उन्होंने भारत माता सरोवर का उद्घाटन किया। इसका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत किया गया है। ढोलकिया फाउंडेशन ने एक चेक डैम का उन्नयन किया। सरोवर को गहरा और चौड़ा करने के बाद इसकी क्षमता को बढ़ाकर 24.5 करोड़ लीटर किया गया। इस उन्नयन से आसपास के कुओं एवं कूपों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे स्थानीय गांवों और किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजना और जल आपूर्ति की 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास के साथ ही 1100 करोड़ रुपए के लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले वडोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेन के साथ भारत के संबंध डिफेंस, फार्मा, IT सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अहम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति की दिशा में दोनों ही देश अहम भूमिका अदा करेंगे। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनकी भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि निवेश, रेलवे, कस्टम, सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों देश और भी सहयोग बढ़ाएंगे। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. आपको बता दें, इस दौरान दोनों ही नेताओं ने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की।
और इससे पहले टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दोनों प्रधानमंत्रियों ने उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। इसके जरिए न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी। C-295 सैन्य विमान निर्माण के फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। This plant will be a symbol of industrial excellence, an engine of growth, and a testament to the close and growing friendship between Spain and India. टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में पहला विमान साल 2026 में बनकर तैयार होगा। 40 विमान एयरबस और टाटा मिलकर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शुरुआत भारत में विमान निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। यानी भविष्य में सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। देश में बन रहे डिफेंस निर्माण इकोसिस्टम ने स्टार्टअप, MSME और रोजगार को बढ़ावा दिया है। बीते 10 साल के दौरान 100 देशों को भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है, तो वहीं 1000 स्टार्टअप देश में शुरू हुए हैं। भारत का रक्षा निर्यात इस दौरान 30 गुना तक बढ़ चुका है। 10 साल पहले कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी। रक्षा क्षेत्र के अलावा स्पेन और भारत ने फार्मा, IT, साइंस, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और कस्टम में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात वडोदरा स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में की। दोनों देशों ने बढ़ती हुई साझेदारी को वैश्विक शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम करार दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। वडोदरा में उनका स्वागत लोगों ने भव्य तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में वडोदरा एविएशन सेक्टर का हब बनेगा, जिससे बड़े पैमाने पर न केवल नौकरियां जनरेट होंगी, बल्कि आने वाले समय में हम एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर भी होंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वडोदरा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स किस तरह से उपयोगी है और यहाँ बनने जा रहे C-295 विमान की क्या विशेषता है, कैसे ये स्वदेशी क्षमताओं और भारतीय सेना को और ज्यादा सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। यहाँ बनने वाले C-295 विमान को भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान की क्षमता 5 से 10 टन तक है। ये विमान पुराने एवरो 748 विमान की जगह लेगा। भारत स्पेन के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। इनमें से 16 विमान स्पेन में बनेंगे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। पहले C-295 विमान को 2026 तक तैयार किए जाने की उम्मीद है। TASL में बनने वाले सभी विमानों की डिलीवरी अगस्त 2031 तक होनी है। C-295 विमानों से
भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, साथ ही आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्त जैसे कामों में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। परियोजना से न सिर्फ भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना से स्वदेशी क्षमताओं को मजबूती मिलने के साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। आयात पर निर्भरता कम होगी, एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से इसके साथ ही जो मजबूती है वो मिल सकेगी। और जब हम बात करते हैं भारत और स्पेन के संबंधों को लेकर कैसे और प्रगाढ़ हो रहे हैं, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारी संवाददाता मेघना देव जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, और आपसे बेहतर ढंग से समझना चाहेंगे, आज सुबह से ही हम देख रहे थे किस तरीके से भारत और स्पेन के बीच जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ होते नज़र आ रहे हैं, और ख़ासतौर से इस दौरान जो अलग अलग क्षेत्रों को लेकर बात की गई है, डिफेंस, फार्मा, आईटी तक पहले हम देखते थे, लेकिन अब जो जिनको ज़्यादा फोकस जो है ज़ाहिर तौर पर नज़र आने वाला है उनमें फिर चाहे रेलवे की हम बात करें, कस्टम की बात की जाए, कल्चरल भी जो आदान प्रदान की बात कही गई, क्या कुछ खास? बिल्कुल, अगर मुकुल सबसे पहले हाइलाइट्स की अगर बात करें तो बेशक जिस तरीके से हमने अभी अपनी रिपोर्ट में देखा कि C295 एयरक्राफ्ट सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है इस लैंडमार्क विजिट का। तकरीबन 2 दशक के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत दौरा हुआ है, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि MOUs जो साइन हुए हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। रेलवे के क्षेत्र में MOU साइन हुआ है, और उसके साथ ही कल्चरल एस्पेक्ट में भी MOU साइन हुआ है, कस्टम्स के क्षेत्र में MOU साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स और उसके साथ ही ऑडियो विजुअल के क्षेत्र में भी। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो C295 एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 2026 में इस वडोदरा की TASL फैसिलिटी से पहला मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट देखने मिलेगा, और जो 40 एयरक्राफ्ट इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर होने वाले हैं वो टाटा और एयरबस स्पेन साथ में मिलकर बनाएंगे। लेकिन न केवल इस फैसिलिटी का उपयोग किया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही MCA जो हैदराबाद में है उसका उपयोग किया जाएगा, उस फैसिलिटी का उपयोग किया जाएगा। प्रयागराज में जो एयरफोर्स का डिपो है उसका उपयोग किया जाएगा। इक्विपमेंट्स के जो हम पार्ट्स के स्टोरेज के लिए एक डिपो बनाया जाएगा वहां पे, वेयरहाउस की तरीके से। तो अगर हम देखें तो पूरे देश में इस केवल एक जो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें TASL की फैसिलिटी है, उससे पूरे देश में तकरीबन 10,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक इनिशिएटिव है जिसे हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे आज कहा कि भारत का वर्क कल्चर बताता है, ये इसका जो आज इनॉग्रेशन हुआ है वो कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, भूमि पूजन हुआ और आज यहाँ पर ये फैसिलिटी बनकर खड़ी है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो स्पेन और भारत के जो रिश्ते हैं वो डिफेंस की क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके अलावा भी IT का क्षेत्र, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकरीबन 80 भारतीय कंपनियां हैं जो स्पेन में हैं। और हम खास तौर पर बात करें तो 75,000 का जो डायस्पोरा है, भारतवंशी हैं जो स्पेन में रहते हैं, मैड्रिड में रहते हैं, कैनरी आइलैंड्स में रहते हैं, कई जगहों पर रहते हैं। और खासतौर पर बार्सिलोना में अभी ही अगर हम देखें तो भारत ने कुछ ही महीने पहले एक कॉन्सुलेट भी खोला है, और स्पेन ने भी इस बात को कहा है कि बेंगलुरु में वो एक कॉन्सुलेट जल्द ही खोलने वाले हैं। और आज जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। वेस्ट एशिया की बात हुई, यूक्रेन की बात हुई है, परिस्थिति जो वहां पर है उसकी बात हुई है, और लेकिन उसके साथ ही व्यापार, FTA जिसे हम इंडिया EU का जो FTA है, जिसके लिए सभी जो EU के देश हैं और खासतौर पर इंडिया एम्बिशियसली इस पर काम कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी फाइनलाइज हो सके इंडिया EU के बीच, उस पर भी बातचीत हुई है। तो कई विषयों पर बातचीत हुई है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से ये एक जो स्टॉक कहते हैं रिलेशनशिप का लेना, बायलैटरल कोऑपरेशन का लेना, किन नए क्षेत्रों में हम काम कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी था। और इस बार हम देख रहे हैं कि उन सभी विषयों पर खासतौर पर बातचीत हुई है दोनों ही नेताओं के द्वारा। जी बिल्कुल मेघना, और ख़ासतौर से ना सिर्फ ये ऐसे विषय जो लगातार हम देख पा रहे हैं वैश्विक पटल पर, जब बात की जाती है भारत की, तो ना सिर्फ जो वैश्विक मुद्दे हैं उनके समाधान को लेकर, बल्कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसको लेकर भी इस द्विपक्षीय बैठक में चर्चा की गई। बिल्कुल मुकुल, देखिए $10 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है
भारत और स्पेन के बीच। यूरोपियन यूनियन में 5वां स्थान है। इस तरीके से अगर देखें तो स्पेन का बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की, और अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में इम्पॉर्टेंट स्टेक रखता है स्पेन में अपने एक्सपोर्ट्स के द्वारा। उसके अलावा भी अगर देखें जो MOU साइन हुए हैं वो रेलवेज के क्षेत्र में हैं। फ्रीट की बात करें, पैसेंजर ट्रेन्स की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो भारत और स्पेन के जो रिश्ते हैं वो इस विजिट से और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही लीडर्स ने अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री सांचेज ने इस बात को कहा कि पॉवर्टी मिटाने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्लाइमेट चेंज में भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत की लीडरशिप की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत का कई जगहों पर काफी इंपैक्ट है। अगर हम अफ्रीका की बात करें, अन्य कई जगहों पर भारत का काफी ज्यादा इंपैक्ट है, और ना केवल इस विषय पर बल्कि उसके साथ ही इंडो पैसिफिक में अगर हम बात करें तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे परिस्थिति में जब देखा जाए, जब विश्व के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं ग्लोबल लीडरशिप के नजरिए से, तो स्पेन के भी अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने इसी बात को दोहराया है। और उसके साथ ही ना केवल बायलैटरल रिलेशनशिप इस एस्पेक्ट में, बल्कि कल्चरल एस्पेक्ट से भी 2026 महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत स्पेन का जो ईयर सेलिब्रेट होगा टूरिज्म, कल्चर और AI के हिसाब AI के लिए वो महत्वपूर्ण होगा। एग्जीबिशंस होंगे इंडिया में, स्पेन में, कई जगहों पर सेमिनार्स होंगे, कल्चर को शोकेस किया जाएगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, डांस, म्यूजिक, कई तरीके से कल्चर को बहुत ज़्यादा शोकेस किया जाएगा दोनों ही देशों के द्वारा इस 2026 का इंडिया स्पेन ईयर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड AI में। तो टेक्नोलॉजी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके साथ एक और एस्पेक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चूंकि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेन पूरी तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि जो दूसरे देशों की जो मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो वहां पर आए, शूट करे। बड़ी बड़ी जो सीरीज हैं अगर हम देखें, बड़ी अक्लेम्ड सीरीज है, कई सारी ऐसी सीरीज हैं, मूवीज हैं जो स्पेन में शूट हुई हैं। भारतीय फिल्मों के लिए भी स्पेन एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। तो ऐसे में देखा जाए तो मुंबई में भी प्रधानमंत्री सांचेज मिलने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन होगा। और उसके साथ ही टूरिज्म की जब बात करें तो भारत से तकरीबन जिस तरीके से आज सेक्रेटरी वेस्ट ने कहा है कि जो MEA की प्रेस वार्ता हुई उसमें कि तकरीबन 250,000 टूरिस्ट हैं जो स्पेन जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम देखें कि भारतीय पर्यटक जो हैं वो स्पेन को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। जी बिल्कुल मेघना, और ना सिर्फ क्योंकि जैसा जो आंकड़ा दिया गया है 25 लाख जो पर्यटक हैं उनका जब आवागमन होता है जाहिर तौर पर फ़ायदा बनता है, लेकिन जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखते हैं, FTA की बात की जाए या दूसरी तमाम जो योजनाएं हैं, कितना लाभदायक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और जब हमारी स्थिति जो है क्योंकि जल्द ही तीसरे पायदान पर पहुंचने वाली है भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान से, उस स्थिति में कितने बेहतर इस तरह के जो संबंध हैं? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, अगर हम देखें फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, IT, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, ऐसे कई विषयों में जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, और उसके साथ ही ना केवल हम इन एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं बल्कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जैसे फिनटेक का जो सेक्टर है जहां पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे काम कर रहा है, और लगातार कई देशों को, अगर हम UPI की बात करें, पेमेंट्स गेटवेज की बात करें, या उसके साथ ही कई ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत काफी आगे बढ़ चुका है। और ऐसे में कई देशों को, अगर हम स्पेन की बात ना भी करें तो अगर हम पूरे यूरोपियन यूनियन के तौर पर देखें, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पेरिस गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब UPI से पेमेंट हो सकेगा ये आईफिल टावर पे जब विजिटर्स जाएंगे तो किस तरीके से अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर अपने फिनटेक सेक्टर की बात करें, भारत उसे दुनिया भर में शोकेस कर रहा है। और अब जो
अब हम देख रहे हैं जो स्टार्टअप कल्चर है भारत में, जो कल्चर अगर हम देखें तो इनोवेशन का कल्चर है भारत में, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से C295 एयरक्राफ्ट हमने देखा कि दोनों ही लीडर्स उस एग्जीबिशन के का भी उन्होंने अवलोकन किया, जिस एग्जीबिशन में वो पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि MSMEs बना रही हैं, जो पार्ट्स को तकरीबन 18,000 पार्ट्स हैं जो मेड इन इंडिया रहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासतौर पर एविएशन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें हमने किन्हें रोपिन किया है, तो MSMEs को रोपिन किया है। स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन का 90% से भी अधिक जो बिजनेस है वो MSMEs हैं, जो बिजनेसेस हैं वो SMEs हैं, MSMEs हैं। तो आप देख सकते हैं MSMEs की ताकत कितनी बड़ी है और उसको अब इंडिया यूटिलाइज कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के अपने मिशन को पूरा करने के लिए। बिल्कुल मेघना, तो कई एस्पेक्ट, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसे बिजनेस के स्पेनिश बिजनेसेस के लोगों के साथ भी मिले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिजनेसेस को भी किस तरीके से महत्व दिया जा रहा है। और खासतौर पर इस बायलैटरल विजिट में बिजनेसेस को काफी ज्यादा महत्व देता हुआ हमने देखा है जब ही दोनों लीडर्स मिले हैं आज। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप स्टार्टअप का जिक्र कर रही थी, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम हम कह सकते हैं जो सरकार की नीतियों के चलते अब भारत में विकसित हुआ है, करीब 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे पास हैं। और उसमें भी जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो जिस तरीके से अब एक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होगी भारत में, उस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जो इनोवेशन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री का फोकस रहता है कि कैसे हमें इसको बढ़ावा देना है स्टार्टअप्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो आएगा ही, उसके साथ साथ इन स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, जब हम भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, पहले हम कहते थे, जैसे अगर हम जब इजराइल की बात करते थे तो हम इस बात को कहते थे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन भारत का फोटे क्या है? भारत का फोटे एक तरीके से कॉस्ट डिस्ट्रक्शन है। हम बेहतर से बेहतरीन चीज़ें कम कॉस्ट में बना सकते हैं, वायबल कॉस्ट में बना सकते हैं। और इस चीज़ का हमने नमूना देखा है कई सेक्टर्स में स्टार्टअप्स के थ्रू। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम SMEs में, अगर हम अपैरल के सेक्टर की बात करते हैं, अपैरल के सेक्टर में भारत बहुत आगे है। उसके अलावा सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ब्रेक थ्रू हुआ है स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स में। जब हम देखते हैं बेलाट्रिक्स जैसे स्टार्टअप्स, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स, वो आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था जब भारत इस बात को रियलाइज भी नहीं कर सकता था कि स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट स्टार्टअप्स वेंचर कर पाएंगे, अपने खुद के सैटेलाइट्स बना पाएंगे, पेलोड्स लॉन्च पैड्स बना पाएंगे। तो वो एक सेक्टर है जिसे भारत ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाया जी, यानी जो कभी नामुमकिन लगता था उसको मुमकिन कर दिखाया है भारत ने। MSMEs काम कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो रही हैं। जी बिल्कुल, और उसी वजह से जो एक बड़ा बदलाव है वो इस नए भारत में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता मेघना बता रही थी किस तरीके से जो स्पेन के PM हैं वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, इनके संबंध जो हैं, इनके जरिए कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। और हर एक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की बात की जाए या इसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं, जब हम C295 की भी बात करते हैं, ना सिर्फ इसका जो लाभ है उसके ज़रिए हमारा जो रक्षा क्षेत्र है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और हमारी संवाददाता मेघना जिस तरीके से अभी बता रही थी, जब स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लगातार जो संभावनाएं हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं को कैसे और बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए लगातार जो फोकस है वो किया जाता है। और ख़ासतौर से आने वाले समय में इसके ज़रिए, इन संबंधों के ज़रिए जो मजबूती आई है उसकी बानगी हमें देखने को भी मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में आज टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी दिशा में दोनों देशों के बीच रेलवे, सीमा शुल्क, निवेश जैसे क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। The ongoing visit builds upon several continuing high-level exchanges. Several MOUs have also been signed during the visit. These include areas such as railways, customs, a fast-track mechanism for facilitating investments and other trade issues, cultural exchange program for the year 2024 to 2028, a audio-visual joint commission, and also the year 2026 is being designated as the India-Spain Year of Culture, Tourism and Artificial Intelligence. साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और स्पेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। दोनों देश इसे अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं। Negotiations on an FTA and investment agreement between India and the European Union are ongoing, and this is an issue which is of interest to both sides, including India and Spain, and both are, wanting an early and ambitious agreement to be finalized, which will be of interest for both sides. So yes, this is both sides are interested in ambitious and meaningful FTA agreement. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस साल, अगर बात की जाए साल 2026 की, तो 2026 में दोनों देशों की संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसे बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों में प्रदर्शनियों और सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। Year 2026, of course, this will showcase the cultural and civilizational heritage of both sides in various forms, ranging from art, music, films, and many other cultural aspects. Both countries have very long cultural heritage and traditions. There are also the city of Valladolid and Ahmedabad have a twinning arrangement. The number of tourists from Spain to India is increasing. So this whole year will celebrate all these aspects by holding various exhibitions, seminar, performances in both countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के रोड शो में उन्हें पेंटिंग का उपहार देने वाली दिव्यांग छात्रा दिया गोसाई काफ़ी खुश हैं। दिया का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री को स्केच भेंट करें, जो कि पूरी हो गई है। मैंने न्यूज़ में देखा था कि ये दोनों ही आ रहे हैं, तो मुझे था कि मैं एक बार नरेंद्र मोदी जी को उनका एक स्केच दूँ, तो वो मैंने 4 दिन में दोनों के बना के तैयार किए। हाथ मिलाया था, फिर उसके पीछे पीछे स्पेन के PM भी उतरे थे, तो उन्होंने भी हाथ मिलाया, थैंक यू कहा। फिर मोदी जी ने पेड्रो सर से मेरी इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ वैसे। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2
उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए यू-विन पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और यूएनडीपी इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि यू-विन पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया आईटी पोर्टल है यू-विन, इसमें एसएमएस भेजने की भी व्यवस्था है। ये एसएमएस माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहॉर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN first is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth. Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया है जोर शोर से चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आपको बता दें कोपरी पंचपाखरी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने भी अपना आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक रैली भी निकाली और रैली में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे अपनी ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीत हासिल करेंगे। देखिए, थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनावी माहौल नहीं बल्कि उत्सव का माहौल है। खुश हूँ, ये बहुत प्यार करते हैं। ये रिकॉर्ड ब्रेक इलेक्शन होगा। अब तक के सब रिकॉर्ड ये चुनाव तोड़ेगा। माहौल इतना बढ़िया है कि यहाँ पर सब लोग, ये चुनाव का माहौल नहीं, ये उत्साह नहीं, ये उत्सव बन गया है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने बारामती सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासत अपने चरम पर है और इन सब के बीच डीडी न्यूज़ संवाददाता धीरज कुमार ने पुणे शहर में पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव हुआ और विकास के कौन कौन से कार्य हुए, इसको लेकर लोगों से खास बातचीत की। वडेश्वर में हमारे साथ कुछ युवा हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीते सालों में इस शहर ने क्या क्या नई चीजें देखी है, क्या बदलाव देखा है। देखिए, आप अगर हम बीते सालों की बात करें तो इस शहर ने क्या क्या देखा है, क्या बदलाव आपने महसूस किया है? अभी तो फिलहाल पूना में मेट्रो स्टार्ट हुआ है और नया एयरपोर्ट भी आया है और पूना में काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे कंपनीज आ रहे हैं पूना में। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बचपन से हूँ तो मैंने वो पूरा ट्रांजिशन देखा हुआ है। तो
अभी तो देखा जाए तो रोड भी अच्छा कर दिए, अभी सीमेंट रोड भी डाल रहे हैं, तो उसके चलते बारिश में इतना मुश्किल नहीं होता है आजकल। तो बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है पुणे में। फॉरेन कंसेप्ट जो हम अपना रहे हैं, आई थिंक दैट इज प्रिटी गुड, कि जो भी है थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टडीज, थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल्स और बच्चों का वो बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक दैट इज गुड। एक जो ऐसी चीज़ है पुणे शहर ने जो हासिल की है, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था जिस तरीके से आज इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे में डेवलप हो रहा है। एक बेनिफिट पुणे शहर को ये था कि हमारे पास मुंबई की तरह हमें जगह की तकलीफ नहीं, तो जगह की तरह जिस तरीके से पुणे शहर ने चारों दिशाओं में ग्रोथ की है, और आज जिस तरीके से रिंग रोड की बातें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बातें चल रही हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की बातें चल रही हैं पुणे शहर के लिए, एजुकेशन वाइज कहें उसको या फिर MIDCs जितनी एक्सपांड हो रही हैं पुणे के आसपास, मुझे नहीं लगता कि और किसी स्टेट के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास इतनी ज़्यादा MIDCs हैं जितनी पुणे के आसपास है। महिलाओं के लिए ये अच्छा हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब हो गए हैं, तो उनको ये सुविधा हो गई है कि वो जॉब नहीं छोड़ते। मतलब पहले ऐसा था कि आफ्टर मतलब पेरेंटिंग के लिए उनको जॉब छोड़ना पड़ता था, बट IT की वजह से अभी वो उनको जॉब नहीं छोड़ना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बात ट्रैफिक की समस्या की हो, बात IT सेक्टर की हो, बात युवाओं के रोजगार की हो, बीते वर्षों में इस शहर ने काफी बदलाव देखा है और कहा जा सकता है कि पुणे शहर रोजगार के हब के रूप में उभर रहा है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, पुणे। और हमारे संवाददाता योगेश शीतल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से ही। योगेश, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ती हुई नज़र आती है, और खासतौर से जब नामांकन की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी हमने देखा किस तरीके से जोर शोर से नामांकन हुआ है, और कल आखिरी दिन है। एक तरफ महायुति की अगर बात की जाए तो लगातार हमने देखा एक धैर्य से कैसे जो नामांकन थे उसमें पारदर्शिता नज़र आ रही थी। दूसरी तरफ जब हम वहाँ पे महाराष्ट्र कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं संशय जो है बरकरार नज़र आता है। ऐसे में किस तरीके से जो जनता है वो देख रही है इस चुनाव को? देखिए, कांग्रेस की बात आपने सही कही वसंत। गोंदिया का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे भी काफी तनाव का माहौल चल रहा है। कई ऐसे जगह है जहाँ पे महाविकास अघाड़ी के अंदर जो है वो आपस में क्लैशेस जो है वैसा दिखने को आ रहा है। रिसेंटली जो वाईवी चौहान ऑडिटोरियम में जहाँ पे मीटिंग हुई थी, जहाँ पे एड्रेस होना था पीसी को जो ज्वाइंटली करने वाले थे, वहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरह के संजय राउत और नाना पटोले में सीधा आमने सामने हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो उठने लगे। तो ये सब यहाँ पे फिलहाल सामान्य है, लेकिन कल जैसा आपने सही कहा, कल नामांकन की अंतिम तारीख है। कई बड़े दिग्गज नेता जो है मसीन एकनाथ शिंदे हैं या फिर जितेंद्र सिद्दीकी है जो कि पैराडाइज से लड़ रहे हैं, अमित ठाकरे हैं, कुछ DCM है जो है अजित पवार, उन्होंने कई सारे नेता जो है जिन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। MNS की बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए हुई है क्योंकि माहिम जहाँ पे MNS ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किए, वहां पे सगा सरवनकर जो कि शिवसेना की तरफ से खड़े होने वाले थे बेसिकली वहां पे उनका कैंडिडेट था, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया है। बातें चल रही, नेगोशिएशन चल रही है, कोशिशें की जा रही है कि राज ठाकरे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो सीट जो है वो कंफर्टेबल विन के लिए उनके लिए छोड़ दिया जाए शिवसेना के जरिए। हालांकि फाइनल कॉल अभी तक नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर बैठकों का दौर भी जारी है, डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। कल अंतिम दिन है, कल तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। थोड़ी देर पहले एनसीपी जो शरद पवार की है उन्होंने साफ कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज की है, बीजेपी ने भी अपनी जो है अगली लिस्ट को जारी की है। कल तक मुझे लगता है कि नॉमिनेशन का जो शोर है या जो चहल पहल है वो कल तक खत्म हो जाएगी और फिर महाराष्ट्र का पूरी तरीके से चुनाव के स्थिति में उतर जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, लेकिन ऐसे में जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे खास मुद्दे जिन पर जो जनता है वो अपना जो उम्मीदवार है उसको कहीं ना कहीं उसके पक्ष में मतदान करने के लिए पहुंचेगी? देखिए, महाराष्ट्र में काफी डाइवर्सिटी है। अगर आप कोंकण रीजन में जाएं तो वहाँ के अलग मुद्दे होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं क्योंकि समुद्री तटीय इलाका है, बेसिकली वहाँ पे कोली कम्युनिटी काफी ज्यादा रहती है। कुछ इंडस्ट्री जो है वो भी वहाँ पे स्टेब्लिश की है, बिकॉज वो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे उस हिसाब से इंडस्ट्री है। अगर आप मराठवाड़ा या विदर्भ की तरफ जाएंगे, एग्रेरियन इशू जो होता है, एग्रेरियन इशू आपको वहाँ पे ज्यादा दिखेगा। वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर बेल्ट है, बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर है, उसका माइलेज जो है वो आपको मिलता रहा है अब तक, क्योंकि वो लंबे समय से सेक्टर दे रहे हैं। काफी सेक्टर पे उसकी ग्रिप अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो वहाँ का अलग है। आप नॉर्थ महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ के अपने एग्रेरियन इशू है, वहाँ के अपने प्रोडक्शन इशू है, एम्प्लॉयमेंट की एक इशू है।
लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर आप कुछ पैरेलल इशू को देखें तो उसमें आपका जो है चाहे वो मराठा रिजर्वेशन का इशू ले लीजिए, चाहे वो पार्टी के अंदर किस तरीके से टकराव हुआ, पार्टी के अंदर बंटवारा हुआ, उसके लॉयलिटी का एक इशू जो है, सेंटिमेंट का इशू है, वो भी रहता है। सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर आप छत्रप को देख ले, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है खास करके, क्योंकि यहाँ पे पिछले 5 साल में हमने 3 मुख्यमंत्री देखे हैं। देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले आए, उसके बाद फिर 2 और मुख्यमंत्री हमने देखे यहाँ पर, जो महाराष्ट्र में देखे 3 बार, क्योंकि उद्धव ठाकरे बीच और बाद में इतना सिंह ले आए। तो महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक चढ़ाव जो है पिछले 5 सालों में, पिछले समय में खास करके हुआ है। तो इन 2.5 साल में जिस तरीके से कसरत हुई है महाराष्ट्र की, आपको कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बेस्ड जो वोटिंग है वो भी दिखेगा। इसके अलावा कुछ सीट जहां पे की पार्टी के आपस में जो आप कह सकते हैं उसको लिटमस टेस्ट का भी आप उसको नाम दे सकते हैं, बारामती है जहाँ पे अजित पवार और शास्त्री जो उनके भक्त हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप वर्ली में देखें, वर्ली सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल देखना होगा इन चुनाव में किस तरह का बदलाव महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता योगेश शीतल बता रहे थे महाराष्ट्र में वहाँ चुनाव जो है उसको देखते हुए किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है। झारखंड की हम बात करें तो भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बाबूलाल मरांडी बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो धनवार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर झारखंड में एनआरसी लागू करने की बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद उनकी सरकार संथाल परगना में एनआरसी लागू कर घुसपैठियों को बाहर करेगी। देखिए, काल भी आपने देखा है झारखंड सरकार का अंदरूनी पत्र, जहां में यह लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का कोई मुद्दा नहीं है। डीडी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने घुसपैठ के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी, उनसे बात करें। सर, बांग्लादेश घुसपैठ का मामला सुर्खियों पे है, लगातार आरोप लग रहा है। ये सब बेबुनियाद आरोप है और इसको तो जवाबदेही अपने लेनी चाहिए होम डिपार्टमेंट को, जिन पर सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और यदि उस तरह की बात है तो वह जांच एजेंसी भी उनके पास है, वो जांच करके निकाले कितने बांग्लादेशी लोग यहाँ घुसपैठी किया है। तो लगातार झारखंड की अगर बात की जाए, चुनावी सरगर्मी यहाँ भी जारी हैं और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जब महाराष्ट्र की बात की जाती है, झारखंड की बात की जाती है, इन दोनों ही राज्यों में अलग अलग मुद्दे जो हैं वो नज़र आते हैं और उन्हीं को लेकर लगातार अब जो नेता हैं अलग अलग दलों के वो भी हम देख सकते हैं किस तरीके से अपनी बात रखते नज़र आते हैं। और ख़ासतौर से झारखंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो घुसपैठ की बात सामने आ रही है उसको बेबुनियाद फिलहाल यहाँ पर बता रहे थे डीडी न्यूज़ से बातचीत करते हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनका जो असर है, इनका जो प्रभाव है हमें चुनावों पर देखने को मिलेगा। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अगर की जाए जम्मू कश्मीर के अखनूर की, तो यहाँ पे सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। आतंकी के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि आतंकवादियों के साथ सेना के जो वाहन है उसको निशाना बनाते हुए एक काफिले पर गोलीबारी की गई थी। वहीं सैनिकों ने त्वरित जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सेना के साथ मिलकर गांव और आसपास के इलाकों में विशेष तलाशी अभियान चलाया। अभी इलाके में घेराबंदी और इसके साथ ही अन्य आतंकियों की तलाशी, फिलहाल तलाशी अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है।
तो लगातार यहाँ जम्मू से जो खबर आ रही थी उस पर हम जानकारी दे रहे थे। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जब झारखंड की हम बात करते हैं, वहाँ से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, अगर बात की जाए झारखंड की, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं और आप भी बातचीत कर रहे थे कि कैसे जो घुसपैठ का मुद्दा है वो कितना अहम है, लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से या जो गठबंधन है उसकी तरफ से लगातार हम देखते हैं किस तरीके से घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको लेकर जो बात कही जा रही है। और निशिकांत दुबे ने भी इसको लेकर जो पत्र था उसका भी हमने देखा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं जेएमएम के नेताओं की, तो कहीं ना कहीं बेबुनियाद इनको बताया जाता है और साथ ही जो सहयोगी दल हैं वो भी उनके साथ मिलते हुए नजर आते हैं। जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा, झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है और झारखंड में चुनाव में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। निशिकांत दुबे सांसद है बीजेपी के, उन्होंने ट्विटर पे एक जानकारी शेयर की है जिसमें साफ तौर पे कहा है कि 2023 में जो झारखंड की मुक्ति मोर्चा सरकार है, इन्होंने आवेदन दिया था, इसकी सूचना दी थी कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, जिसके बाद उस इलाके में तमाम मुद्दों को लेकर जो आदिवासी इलाका है, जय पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, इस इलाके में लगातार आदिवासियों की जनसंख्या को लेकर लगातार बीजेपी मुखर होकर इस बात को बोलती आई है। दूसरी तरफ जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठ का मामला इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। दूसरी तरफ जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है झारखंड में, इसको लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक रूप में है और अगर झारखंड में एनडीए की सरकार आती है तो एनआरसी लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। और जो झारखंड की जो वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार है, इनका साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में कोई भी बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सोमेश, लेकिन जिस तरीके से ना सिर्फ घुसपैठ की बात की जाए और भी जो घोटाले के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं जेएमएम पर लगातार लगते रहे हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कितना अहम इन चुनावों में नजर आएगा? झारखंड में 5 सालों में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास को लेकर। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 5 साल में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्राइम के सबसे ज्यादा मामले यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं जहां पर इस वक्त हूँ रांची में, यहाँ भी सबसे ज्यादा मामला क्राइम को देखने को मिलते हैं। तो तमाम जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मैं अगर बात करूं तो राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है। जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हुए हैं जिससे आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है। दूसरी तरफ जो निशिकांत दुबे हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक बात और जिक्र किया है कि जो बांग्लादेश घुसपैठ में उसमें 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी और जो बांग्लादेश घुसपैठ हुए 11% हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो चुनाव होने हैं झारखंड में, 2 चरणों में चुनाव होने हैं। झारखंड में 81 सीट है, 23 तारीख को परिणाम आएंगे और जनता का जनादेश किसे मिलेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, देखना होगा कि जनता का जनादेश किसे मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता रांची से सोमेश बता रहे थे झारखंड में किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां नजर आ रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में चुनावी रैली की। प्रियंका ने रैली को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की बात की। I know you love soccer, but your facilities are not good enough. They need to be improved. New opportunities need to be created for all these young boys who train so hard and work so hard to play for their state, to play for their country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में एक नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस जन औषधि केंद्र में 2000 से अधिक गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं और 300 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। एम्स में हर दिन 12 से 15,000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए आते हैं। एम्स के जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को एम्स के अंदर ये जन औषधि केंद्र है, इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जन औषधि केंद्र एम्स कैंपस में बना हुआ है, जहां पर राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी है उससे ठीक सटा हुआ है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी एम्स में दिखाने मरीज आते हैं ओपीडी में, तकरीबन हर दिन
12 से 15 हज़ार मरीज आते हैं, तो उनको यहाँ पर जो डॉक्टर दवा लिखेंगे एम्स के, वो सारी दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। इस जन औषधि केंद्र में लगभग 2000 से अधिक दवाइयाँ और 300 से ज़्यादा सर्जिकल उपकरण उपलब्ध रहेंगे और बहुत ही सस्ती दर पर यहाँ पर दवाएं मिलती है। कम से कम 50 से 90% तक सस्ती दवाएं यहाँ मिलती है। तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो, हार्ट के मरीज हो या बाकी दूसरी जो बीमारी है उनके मरीज हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलेगी। और ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि मरीजों को सबसे ज़्यादा जो इलाज पे जो खर्च होता है वो दवाइयों में होता है, और जब जन औषधि केंद्र एम्स में खुल रहा है तो उससे फ़ायदा मरीजों को होगा और उनको उनकी जो जेब पर कम बोझ पड़ेगा। इस तरीके की जो जन औषधि केंद्र है पूरे देश भर में करीब 14,000 से अधिक बन गई है, और अगले 2 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खुलेंगे देश भर में, जहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी 50 से 90% तक की। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन करीब 1,000 जो मरीज हैं वो यहाँ से दवाई खरीद सकते हैं। ये इस तरह की कैपेसिटी रखी गई है कि 1,000 लोग भी अगर खरीदते हैं तो कोई उनको दिक्कत न हो। आप देखिए, बहुत ही अच्छा काउंटर बना हुआ है, कई सारे काउंटर हैं जहाँ पर मरीज आकर के इत्मीनान से वो दवाइयाँ ले सकते हैं। और इस तरह आप देखिए, विनय हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जो जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन भी मात्र 1 रुपये में मिलता है, जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही किफ़ायती दर पे सैनिटरी नैपकिन भी मिलता है यहाँ पर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ही देखिए, बाजार के ब्रांड जो है उनसे 75% तक सस्ती दवाएं, ये जो सैनिटरी नैपकिन है यहाँ पर मिलता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जो भी मरीज एम्स में इलाज कराने आएंगे उनको सस्ती दर पे इस जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ मिलेगी। कैमरामैन विनय के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, एम्स दिल्ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के 13वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटलीकरण पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने डिजिटल से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। उसकी नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है। दिल्ली भाजपा इकाई ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक औपचारिक पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र राजनीतिक नहीं बल्कि एक चिंतित नागरिक के तौर पर लिखा है। दिल्ली भाजपा समूह के प्रमुख सदस्य इस पर एक साथ आए। उन्होंने दिल्ली का AQI 400 पार जाने पर चिंता व्यक्त की है। इतना ही नहीं, दिल्ली भाजपा ने इस समस्या के प्रमुख कारणों में से एक कारण पंजाब में जलने वाली पराली को ठहराया। दिल्ली भाजपा का मानना है कि आम आदमी पार्टी स्थिति की समस्या पर गंभीर नहीं दिखती। दिल्ली भाजपा इकाई ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस विषय पर राजनीति ना करने की नसीहत भी दी और किसानों की मदद करने का सुझाव भी दिया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि पंजाब चुनाव में केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब में आपकी सरकार बनने पर पराली की समस्या का निदान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बहुत ही गहन समस्या है। केजरीवाल जी ने कहा था कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है पंजाब में तो वो पराली की समस्या का निदान करेंगे। पराली एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के वायु प्रदूषण में। ये देखिए आंकड़े, 26 अक्टूबर केवल एक दिन का डेटा अगर आपको दिखाऊं, 360 इंसिडेंट्स हुए हैं पराली बर्निंग के, जिसमें से 108 अकेले 108 360 में वो हुए हैं पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली कब तक टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी, और क्या जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में भी और दिल्ली में है तो ये आपस में एक ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाते? सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए एक अभूतपूर्व तकनीकी नवाचार यूएन ऐप भारत में लाखों बच्चों और माताओं को टीकाकरण के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगा। इस ऐप के लाभों पर यूनिसेफ के भारतीय प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफ से बातचीत की हमारे संवाददाता ने।
This is an example in UNICEF's view of India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN First is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. It there then puts in the hands of the families ownership of their child's health, their immunization schedule, and leads to improving and increasing universal immunization. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आपदा प्रबंधन में ग्लोबल लीडर की तरह अन्य देशों की मदद कर रहा है। The funds that have been delegated for disaster management during the last 10 years, during the currency of the present government, which shows that this area is an area of extremely high importance for this government. For the year 2020-21 and the year 2021 to 2026, the government has allocated a total amount of rupees 2,28,000 crore for disaster management. I would again like to underline the base figure of 12,500 crore, which used to be the norm in 2005 to 2010, and within a period of 15 to 20 years, this amount has gone up by almost 16 to 20 times. तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।